हेलो एवरीवन। फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल के प्रीवियस ईयर हम लोग कर चुके हैं। अब आज हम लोग करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल के प्रीवियस ईयर। ये 2018 का प्रश्न पत्र है। जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि ये जो प्रश्न है ये सिविल सर्विसेज के जो प्री एग्जामिनेशन है उनमें भी जस के तस पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। और ये पेपर इसलिए भी महत्वपूर्ण है ह्यूमन ज्योग्राफी का कि इसमें जो आपकी जनजातियां हैं, जलवायु से संबंधित प्रश्न हैं, ये पीसीएस में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन है कि अगर आप सोशल साइंस से जुड़े होंगे तो जान रहे होंगे कि जब मैं कल ये पेपर सॉल्व कर रहा था तो इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे मुझको मिले हैं कि जिसके लिए मुझे 2-2 घंटे खर्च करने पड़े। जितनी भी अवेलेबल बुक थी उनमें तक आंसर नहीं मिला। अभी वो मैं जब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वो उसका आंसर निकाली। मैंने 90 पेज की थीसिस पढ़ी है। ठीक है। तो बस ये और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी दोनों का कंप्लीट सिलेबस आपको देने वाला हूँ। और चैनल को शेयर करिए। चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज का पेपर सॉल्व करना। 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, जिनके चारों ऑप्शन पे भी हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे और इस तरीके से हम 400 प्रश्नों पर वर्क करेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये है कि कॉस्मॉस इज द स्टडी ऑफ। कॉस्मॉस अध्ययन है किसका? यूरोप का भूगोल है, अमेरिका का है, भारत का भूगोल या विश्व का भूगोल? तो सही उत्तर है विश्व का भूगोल, यानी डी ऑप्शन सही है। ये जो कॉस्मास ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका जर्मन जो वर्जन है वो KOSMOS कॉस्मास है, इसको लिखा है वॉन हम्बोल्ट ने। तो ये भी याद रखना कि कॉस्मास को लिखा किसने है। एक चीज़ और बता दें, अगर आप BA थर्ड ईयर में भी ज्योग्राफी लेंगे तो उसमें आपका एक आएगा थॉट का पेपर, ज्योग्राफिकल थॉट यानी भौगोलिक चिंतन का। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर फिर से रिपीट होती हैं, यानी ये डबल आपके लिए फायदेमंद है। ये भी है कि अगर आप BA फर्स्ट ईयर में हैं तो आप इसको BA थर्ड ईयर वालों को भी शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि वन स्पिरिट वन लाइफ इज द क्रक्स ऑफ नेचर, यानी एक आत्मा एक जीव प्रकृति का मर्म है। यह विचार किसने दिया है? 4 ऑप्शन है, कार्ल लिटर, वॉन हम्बोल्ट, फ्रेडरिक डेप्ले या जीन बोदिन के द्वारा। तो सही आंसर इसमें जो है वो वॉन हम्बोल्ट है। वॉन हम्बोल्ट ने ये बात कही थी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। संभववाद के प्रवर्तक कौन है? हु इज द पायनियर ऑफ पॉसिबिलिज्म? ये भी कह सकते हैं कि संभववाद के जनक कौन है? तो 4 ऑप्शन हैं, जीन ब्रून्स, विडाल डिला ब्लास, अल्बर्ट डिमांजिया या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो है वो है विडाल डिला ब्लास। फ्रांस के ये थे और इन्होंने संभववाद का प्रवर्तन किया था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है, ये विचार किसने दिया? यानी मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ, ये किसने कहा है? 4 ऑप्शन है, ईसा बोमेन, ईसी सैंपल, कार्ल सावर या हटिंगटन। तो ये आंसर जो है मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, ये ईसी सैंपल का है। फुल नाम इनका है एलन चर्चिल सैंपल। ठीक है। ये जो फ्रेडरिक डेटजल हैं, यानी जो निश्चयवाद के जनक हैं या मानव भूगोल का भी पिता जिनको कहा जाता है, उनकी ये शिष्या थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, नव निश्चयवाद क्या है? 4 ऑप्शन है, प्रकृतिवाद का सिद्धांत है, भूदृश्य का सिद्धांत है, रुको और जाओ सिद्धांत है या इनमें से सब है। तो जो इसमें सही उत्तर है वो ये है रुको और जाओ सिद्धांत। क्या है? रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो थियरी। फिर है मानव भूगोल के सिद्धांत हैं, द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी आर। पहला विकास एवं सक्रियता, दूसरा पार्थिव एकता, तीसरा वातावरण समायोजन है, इसमें से सभी। तो मानव भूगोल के जो सिद्धांत है इसमें से सब हैं। विकास एवं सक्रियता यानी इवोल्यूशन एंड एक्टिविटी, पार्थिव एकता यानी टेरेस्ट्रियल यूनिटी और वातावरण समायोजन यानी इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट सब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन एक भौतिक शक्तियों के अंतर्गत नहीं है? विच इज नॉट अंडर फिजिकल फोर्स? सौर शक्ति, पृथ्वी की गतियां, अश्व शक्ति या गुरुत्वाकर्षण शक्ति? आपको पता है कि भौतिक शक्तियां, प्राकृतिक शक्तियां, सौर शक्ति है ही, पृथ्वी की गतियां है ही, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ये, और अश्व शक्ति है जो हार्स पावर, ये ह्यूमन मेड है ना, कि जैसे कोई इंजन है वो कितने हार्स पावर का है। तो ये भौतिक शक्ति नहीं है ना। ये आपकी कौन सी शक्ति आएगी? यांत्रिक शक्ति में आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? प्रिंसिपल ऑफ रिजेक्शन यानी अस्वीकार्यता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट लागत का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी? तो इसमें ऑप्शन ही ऐसे दिए हुए हैं कि ये तीनों गलत हैं। सही ऑप्शन है क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, सब चीज़ परिवर्तित अवस्था में है। ठीक है। यही सिद्धांत के अंतर्गत है। हम लोग जब मेन सिलेबस पे आएंगे तो इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। द इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी आर।
इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी जनसंख्या भूगोल, सी रीजनल ज्योग्राफी यानी प्रादेशिक भूगोल, और ऑल ऑफ द अबव यानी उपयुक्त में से सभी। तो इसमें जो है वो सभी जो है वो मानव भूगोल की ही महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। पश्चिमी विद्वानों के अनुसार यानी जो वेस्टर्न जो स्कॉलर्स हैं उनके अनुसार विश्व के किस प्रदेश को मानव का पालना कहा जाता है? क्रेडल ऑफ मैनकाइंड। पालना का मतलब ये समझो कि जहाँ मनुष्य सबसे पहले पैदा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से किसको कहा जाता है? तो सही उत्तर हमारा है मध्य एशिया यानी मिडिल एशिया, एशिया माइनर भी बोलते हैं। फिर जनसंख्या का सिद्धांत लिखा गया है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन रिटेन बाई माल्थस, जिम्मरमैन, जेलेंस्की या क्लार्क। तो सही आंसर क्या है? माल्थस। माल्थ्यूजियन थियरी बहुत फेमस है। फिर आते हैं मक्का की उत्पत्ति किस देश से हुई? इन विच कंट्री मेज इज ऑर्गेनाइज्ड? भारत, चीन, यूएसए या पाकिस्तान? तो मक्का की उत्पत्ति जो है यूएसए में हुई है और यूएसए मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। राष्ट्रीयता के विकास के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? एकता की भावना, देश प्रेम, एक भाषा, एनी डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिटी इज बेसिक एलिमेंट्स ऑफ। चार में से कौन? तो आपको लग ही रहा होगा कि ये सभी हैं। इवन ये प्रश्न आप यहाँ मानव भूगोल में पढ़ रहे हो, ये प्रश्न इतिहास का भी है कि नेशनलिज्म जो है वो नेशनलिज्म के डेवलपमेंट के लिए, राष्ट्रीयता के विकास के लिए कौन से आवश्यक तत्व हैं। जब राष्ट्रीयता का विकास होता है, चाहे यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हो या भारत में राष्ट्रवाद हो, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, यहाँ से आप एक चीज़ और भी जानोगे। हालांकि अब तो ऑप्शनल आते हैं क्वेश्चन, पहले जब रिटेन आता था तो उसमें ये भी आता था कि भूगोल का इतिहास से क्या संबंध है, दर्शन शास्त्र से क्या संबंध है। तब ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण होती थी कि आप इन सब विषय वस्तुओं को लेकर के आप बता सकते थे कि क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक भूदृश्य है, यानी कल्चरल लैंडस्केप। सांस्कृतिक भूदृश्य का मतलब क्या होता है? भूदृश्य मतलब जो भूमि पर दिखाई देते हैं, सांस्कृतिक मतलब जो कल्चरल हैं, जो ह्यूमन मेड हैं। तो नगर, क्रेटर, जलोढ़ पंख या जलप्रपात, इसमें से कौन सा है? तो भाई क्रेटर ज्वालामुखी से बनता है, प्राकृतिक है। जलोढ़ पंख जो नदी उससे बनता है। जलप्रपात भी जो नदी की क्रियाओं से बनता है। तो ये सब भौतिक है। नगर जो है वो मनुष्य ने बनाए हुए, इसलिए सांस्कृतिक भूदृश्य है। फिर प्रजाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हु यूज्ड द वर्ड रेस। ठीक है, प्रजाति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसमें सही आंसर जो है वो ए है, फ्राकस। फ्राकस ने सबसे पहले किया था, और कब किया था? 1570 में। ठीक है, कब किया था? 1570 में। बहुत ध्यान से ये पेपर आप लोग देखिए और ये लोगों को शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। आप ये भी जान लीजिए कि इवन जो आप एस डी कौशिक की या माजिद हुसैन की बुक पढ़ रहे हो, ये जो पर्टिकुलर पेपर आया है इसमें कई सारे क्वेश्चन इन बुक्स में भी नहीं मिले हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनको ध्यान से पढ़ो। फिर इग्लू किस प्रजाति का घर है? देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया गया, हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं। इग्लू बर्फ़ के जो घर होते हैं, तो ये एस्किमोस का है। ठीक है, फिर आते कॉस्मॉस लिखी गई है। देखो अभी पहला ही क्वेश्चन था कि कॉस्मॉस अध्ययन किसका है, वहाँ पे हमने आपको बताया था कि लिखा किसने है। ठीक, तो किसने लिखा है? हमबोल्ट ने। फिर है अर्धकुंडे लिखी गई है। अर्धकुंडे के लेखक कौन है? यानी यहाँ पे जो मुख्य भूगोलवेत्ता हैं, जो ह्यूमन ज्योग्राफर हैं, उनकी किताबें और उनके रचनाकार और किससे संबंधित है ये भी आपको जानने रहेंगे। तो सही उत्तर इसमें है ए, यानी डिमांजिया। ठीक है, ए डिमांजिया। प्रश्न नंबर 19 है कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है। मेन ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज। चार ऑप्शन है, क्रमबद्ध भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल या सांस्कृतिक भूगोल। तो इसमें सही उत्तर जो है हमारा सांस्कृतिक भूगोल है। सांस्कृतिक या सामाजिक भूगोल नाम से मानव भूगोल की सबसे पहली शाखा जो थी वो आई थी। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। सर्वप्रथम भूगोल को सामान्य व विशिष्ट में बांटने वाला कौन था? ऑप्शन है हमबोल्ट, ई कांट, वरेनियस या रिटर। तो हमारा जो सही उत्तर है इसमें वो है हमबोल्ट। देखो हमबोल्ट से 3 क्वेश्चन आ गए सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि क्रमबद्ध भूगोल कौन सा नहीं है? जियोमॉर्फोलॉजी यानी भूआकृति विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान, ओशियनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान, और पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी राजनीतिक भूगोल। इसमें से क्रमबद्ध भूगोल कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर इसमें है हमारा राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल जो है वो क्रमबद्ध नहीं है, बाकी भूआकृतिक और जलवायु, समुद्र विज्ञान, ये सब क्या है? क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु कौन है? मेन सेंट्रल पॉइंट ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी इज। पृथ्वी, मानव, पृथ्वी एवं मानव या उपरोक्त सभी। सही उत्तर है हमारा मानव। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु कौन है? मानव है। और मानव के ही परिप्रेक्ष्य में हम बाकी सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, यानी उन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो मानव पर प्रभाव डालते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। भौतिक वातावरण का प्रभाव लिखी गई थी, यानी इंग्लिश में देख लो कि इन्फ्लुएंसेज ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। इसको किसने लिखा था?
तो इसका सही उत्तर जो है वो है ईसी सैंपल यानी एलन चर्चिल सैंपल। अभी इनका नाम पहले आया भी था, ठीक है, जिन्होंने कहा था कि मानव जो है वो भूतल की उपज है। तो इन्होंने अपनी किताब कौन सी लिखी थी? इन्फ्लुएंसेज ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट। कब लिखी थी ये भी जान लीजिए, 1911 में, यानी ये जो प्रकाशित हुई थी तो 1911 में प्रकाशित हुई थी। फिर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है? ये कथन आपसे राजनीति विज्ञान में पूछ सकते हैं, दर्शन शास्त्र में पूछ सकते हैं, यहाँ पे पूछा ही है, और ये बहुत फेमस कथन है अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। प्रकृति एक परामर्शदाता से अधिक कभी नहीं होती, ये कथन किसका है? नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर, ये किसने कहा है? तो देखो सीधी सी बात है, ये कथन जो है ये हमेशा अगर कोई कहेगा तो जो निश्चयवादी हैं, संभववादी हैं, जब आप इसमें आओगे तो ये हमेशा कौन कहेगा? संभववादी कहेंगे। तो संभववादी इसमें कौन से हैं? विडाल डी ला ब्लास है, इसलिए सही उत्तर इसका क्या होगा? विडाल डी ला ब्लास होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी किसने लिखी है? यानी ये बुक है और इस बुक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके पास है पी हैगेट, डी स्टाम, जे आई क्लार्क और वुलरिज और ईस्ट। तो सही उत्तर हमारा है वुलरिज एंड ईस्ट, इन्होंने स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी लिखा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बुद्धिमान शक्ति किसने कहा है? ऑप्शन है जीन ब्रून्स, रेडजेल, ब्लॉस या हटिंगटन। तो इसका सही उत्तर क्या है? रेडजेल। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भोटिया जनजाति में चरवाहों को क्या कहा जाता है? अभी हम जिस प्रश्न की बात कर रहे थे वो प्रश्न यही है। अब ये आपकी किताबों में तो मुझे मिला नहीं, इस पर मैंने बहुत खोज की, तो मैं इसको आपको जो है एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। यहाँ पे जो प्यार है और बुग्याल है, ये आप अगर भारत का भूगोल पढ़े होंगे या सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे जानेंगे कि ये पहाड़ी घास के मैदान है, खासकर उत्तराखंड में जो पाए जाते हैं। तो बुग्याल और प्यार ये हैं, ठीक है। अब जो अंडवाल शब्द यहाँ पे है तो ये थीसिस में अनवाल नाम से मिला है, टी साइलेंट, इसको अनवाल बोलेंगे। तो वहाँ पे जो भोटे जनजाति जो चरवाहे हैं उनको अनवाल बोलते हैं। बहुत सारे लोग बुग्याल भी बताते हैं, ठीक है, हमें भी लोगों ने बताया, लेकिन ये कहीं नहीं मिला। बुग्याल घास के मैदान है। अब अगर आपको लगता है कि बुग्याल सही है, आपको कहीं मिलता है तो विथ सोर्स हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको विथ सोर्स नहीं बता सकते तो हमारे पास ये सोर्स है जिसके तहत हम इसको बता रहे हैं कि अनवाल है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। घरों का समूह बनाता है क्या? यानी कई घर मिल करके इन ऑप्शन में से क्या बनाते हैं? गांव, गली, अधिवास या इनमें से कोई नहीं। तो घर क्या बनाते हैं? गांव बनाते हैं, गांव मिलकर के अधिवास बनाते हैं। फिर है निवास स्थान की प्रथम इकाई क्या है? घर, महानगर, अधिवास या गांव? तो सीधी सी बात है घर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। जनसंख्या आकार की दृष्टि से चीन का विश्व में कौन सा स्थान है? ये तो सबको पता है, आप कमेंट बॉक्स में खुद ही बता दीजिए। 32 है। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? गन्ना, कपास, मूंगफली या तंबाकू? ठीक है, नकदी फसल मतलब वो होती है जिसको हम सीधे बेच करके पैसे कमाते हैं। तो आपको पता है कि मूंगफली नहीं है, बाकी गन्ना, कपास, तंबाकू ये तीनों हैं। देखिए आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। अगर आप कमेंट करिए अपना, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है या आपको कोई पेपर से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी है तो कम से कम आप फीडबैक ही दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि आपको और हमसे क्या एस्पिरेशन है, हमसे और आप क्या चाहते हैं, ठीक है, कि क्या चीज़ें मैं यूट्यूब पर लेकर के आऊँ। देखिए इंटरेक्शन बना रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि निम्नलिखित में से मसाई जनजाति का संबंध किससे? कृषि से, आखेट से, पशुपालन से या उत्खनन से? तो मसाई जो है उसका संबंध पशुपालन से है, ठीक है। ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो हैं, यानी जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं वहाँ से संबंधित जनजाति है, वहाँ के लोग पशुचारक हैं। और अब ये पाए कहाँ जाते हैं? अफ्रीका के कुछ रीजन में पाए जाते हैं, जैसे कीमिया हुआ, तंजानिया हुआ, युगांडा हुआ, इन सब जगह पर ये पाए जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। विश्व में ऐसी अर्थव्यवस्थाएं अब कहाँ स्थित हैं जो एकत्रीकरण प्रधान अर्थव्यवस्थाएं हैं? मतलब जो क्या करती हैं? गैदरिंग करती हैं, ठीक है। यानी जो प्राथमिक अर्थव्यवस्थाएं जिसमें आखेट और गैदरिंग यानी एकत्रीकरण, संग्रहण नहीं कहेंगे, एकत्रीकरण, ठीक है, ये सब जिसमें आते थे तो वो प्राचीन अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो अभी भी ये कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है टुंड्रा, कनाडा, मरुस्थलीय क्षेत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा सी, यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में। आते क्वेश्चन नंबर 35 पे।
टैगा लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? टैगा मतलब जो टैगा क्षेत्र में पाया जाता है, टैगा और टुंड्रा जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ पे। ऑप्शन है आखेट यानी हंटिंग, पशुचारण यानी ग्रेजिंग, एकत्रीकरण यानी कलेक्टिंग और डिफॉरेस्टेशन यानी वनों को काटना। तो सही उत्तर जो हमारा है वो है आखेट यानी हंटिंग। क्वेश्चन नंबर 36 देते हैं, स्थानांतरित कृषि को असम में किस नाम से जाना जाता है? चेना, मिल्पा, झूम या नगासू? ये बहुत पूछा जाता है, लगभग कंपटीशन के भी लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो स्थानांतरित कृषि है, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, इसको स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं, जिसमें जंगलों को काट करके जला देते हैं और फिर वहाँ पे खेती करते हैं। तो इनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो आप देखो हम सबके नाम बता दें। चेना है, श्रीलंका में चेना कहते हैं। ठीक है, रोडेशिया में मिल्पा कहते हैं, और जो झूम है ना, यही असम में झूम नाम है, यानी सही उत्तर आपका सी है। और बाकी जो नागासू है ये हम कहते हैं इसको सूडान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, सांस्कृतिक दृश्यभूमि का क्या आशय है? अभी इसके पहले भी इस प्रश्न पे बात हो चुकी है, आया था। तो प्रकृति द्वारा निर्मित, मानव द्वारा, सांस्कृतिक तत्व या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दृश्यभूमि मतलब जो चीज़ दिखाई पड़े और मानव द्वारा निर्मित हो, तो यही हो गया, यानी बी सही है। लैंडस्केप फाउंड बाई ह्यूमन। फिर लकड़ी काटने का व्यवसाय निम्न किस प्रदेश में सर्वाधिक होता है? पहला है ग्रीष्मकालीन पतझड़ वाले वनों में, समशीतोष्ण वन प्रदेशों में, विषुवत रेखीय प्रदेशों में, टुंड्रा वन प्रदेशों में। इंग्लिश भी यहाँ पे साथ में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख ही रहे हो, पेपर आपके सामने है। हम एक ही माध्यम में पढ़ पाएंगे, अगर दोनों पढ़ने को करेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगी, जो कि किसी मतलब आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। तो इसलिए सामने है, हम एक माध्यम पढ़ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो है बी, समशीतोष्ण वन प्रदेशों में। ठीक है, जो एस डी कौशिक की किताब है उसमें पेज नंबर 469 पे ये चीज़ आप जाके देख सकते हैं। अभी रेफरेंस में क्यों दे रहा हूँ, ये इसलिए दे रहा हूँ कि सही मायने में ज़्यादातर जो है वो पतझड़ वन जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब व्यावसायिक तौर पर काटे जाने वाले वन होते हैं। ठीक है, ये फैक्ट है। लेकिन जो व्यवसाय सबसे ज़्यादा हो रहा है वो समशीतोष्ण वन प्रदेशों में ही हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने रेफरेंस आपका दे दिया सभी, वहाँ पे एस डी कौशिक से आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं। सही ऑप्शन क्या है? बी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कोल खोज किसे कहते हैं? सरकारी फार्म है, जनता के सामूहिक फार्म है, कृषि फार्म है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो कोल खोज जो है जनता के सामूहिक फार्म है। अगर आपने रूसी क्रांति यानी रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा, उसमें स्टालिन के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने कलेक्टिवाइजेशन यानी सामूहिकरण पढ़ा होगा। उसी टाइम पे जो है ये कोल खोज जो है ये मतलब अपने उसमें फार्म में आए थे। ठीक है, तो देखो रूसी क्रांति यानी इतिहास से भी यहाँ पे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, ग्रिफिथ टेलर के मतानुसार विश्व की सबसे प्राचीन मानव प्रजाति कौन सी है? ग्रिफिथ टेलर जो है इन्होंने मानव प्रजातियों के बारे में बताया है। इन्होंने जो है प्रवास कटिबंध सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। तो इनके सबसे प्राचीन मानव प्रजाति जो है वो आपके नीग्रिटो हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, सांस्कृतिक भूदृश्य के अध्ययन में निम्नलिखित में से किसको प्रधानता दी जाती है? धार्मिक संस्थाओं को, जनसंख्या को, कला को या पशुशालाओं को? तो सीधी सी बात है, कला को दी जाती है, क्योंकि आर्ट है तो सारी चीज़ें बन सकती हैं। 42, ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजाति का उद्गम क्षेत्र किसे माना है? पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, मध्य एशिया या पश्चिमी एशिया? तो सही उत्तर जो इसमें है वो है मध्य एशिया यानी मिड एशिया को माना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, मोरक्को की जनसंख्या किस समूह में सम्मिलित है? तो जनसंख्या समूह जो है वो बांटे गए हैं। ये जनसंख्या समूह है आपके बड़े चार, अमेरिकन जनसमूह, एशियाई, अफ्रीकन और यूरोपियन। तो देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, सीधे सीधे मोरक्को कहाँ पे आता है? अफ्रीका में आता है, तो अफ्रीकन जनसमूह में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, दक्षिण एशियाई सांस्कृतिक परिमंडल यानी साउथ एशियन कल्चरल रियाल्म, इसमें से कौन सा देश नहीं है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भारत, नेपाल या चीन, जापान? तो चीन, जापान इसमें नहीं आता है। 45, त्वचा के रंग के आधार पर विश्व की प्रजातियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? यानी स्किन कलर के बेस पे। तो इसका सही उत्तर है 3 में। क्वेश्चन नंबर 46 है, जाति की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? जाति की उत्पत्ति से भले ना जान पाओ, अंग्रेजी में देखोगे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज तो आप जान जाओगे। ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी है, 1859 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। और आप ये भी जान लो कि चार्ल्स डार्विन की किताब के पब्लिकेशन के बाद से ही जो मानव भूगोल था उस पर बहुत भयंकर अध्ययन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सर्वप्रथम मानव जीवाश्म खोजे गए थे कहाँ पे? चीन में, सिंधु घाटी में, मध्य जावा में, शिवालिक में? तो सही उत्तर है मध्य जावा में। क्वेश्चन नंबर 48, किस जनजाति के घरों को कू कहा जाता है? KWO, भील, संथाल, गोंड या नागा? किसको कू कहते हैं? तो इसमें सही उत्तर जो हमारा है वो है
ए यानी भील। और भील लोग कहाँ पाए जाते हैं? भीलवाड़ा राजस्थान। इनका आपको ये भी जानना है कि कहाँ पाए जाते हैं, इनके मुख्य व्यवसाय क्या हैं, ये सब ठीक है हम लोग इसको पढ़ेंगे। बस आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हम आपको पूरी तैयारी करवाएंगे। और हम तो इवन आपसे ये भी वादा कर सकते हैं कि आप 100 आउट ऑफ 100 लाओगे, ठीक है। अब मेरा वादा मैं यही कर सकता हूँ कि मैं आपको कम से कम स्टडी मटेरियल में आपको मैं इतना टू द पॉइंट पढ़ा दूंगा कि बस आप अगर पढ़ेंगे तो लेकर के आएंगे, बात ये है। 49 देखते हैं कि फूक नली यानी ब्लो पाइप जो है वो इसमें से क्या है? यानी किर्गिज द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक शिकार करने का हथियार है, सकाई लोगों का आखेट करने का हथियार है, या जैसा कि ब्लो पाइप नाम है संगीत यंत्र है, ठीक है, या सेमांग के द्वारा विभिन्न धुनों में बजाए जाने वाला कोई यंत्र है, इसमें से क्या है? तो सही उत्तर जो है वो है बी, यानी सकाई लोगों का आखेट करने का ये हथियार है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और आ गए हम आधे पर, क्वेश्चन नंबर 50 पे, भारतीय राज्य में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ है? तो ये जो है ये मध्य प्रदेश पर छत्तीसगढ़ जो बेल्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को क्या कहते हैं? ठीक है, सीधे सीधे ये जीएस जैसे क्वेश्चन है। अर्जेंटीना में यानी जो शीतोष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र है उनको किस नाम से जाना जाता है? तो पंपास के नाम से जाना जाता है। क्रॉल क्या होता है? हथियार है, बर्फी गाड़ी है, अधिवास या प्रजाति है? तो इसमें सही उत्तर है अधिवास यानी सेटलमेंट है, ठीक है। और ये किसके हैं? मसाई लोगों के, ठीक है। मसाई लोगों के जो आवास होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्रॉल। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, एशिया और यूरोप के निवासियों को निम्न में से कहा जाता है क्या? निग्रेइड है, काकेसाइड है, ऑस्ट्रेलाइड है या केपोराइट है? इसमें से वो कौन है? तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलाइड, यानी यहाँ पे जो रहने वाली प्रजातियां हैं वो ऑस्ट्रेलाइड है। 54 पे आते हैं, जनजातीय जनसंख्या सर्वोच्च प्रतिशत 2011 के अनुसार किसका है? ठीक है, तो अगर आप इसमें आओगे यानी ऑप्शन आपके पास है, भील का है, मुंडा का है, संथाल का है या नगाओं का है? तो सही उत्तर इसमें है भीलों का, ठीक है। आपको कहीं कहीं संथाल लिखा मिल जाएगा लेकिन वो गलत है, क्योंकि आप अगर जब डेटा पूरा आप जनसंख्या यानी जो सेंसस है 2011 की आप उसको देखोगे तो आपको मिल जाएगा भील जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। देखिए हम अगर आंसर हमें नहीं आता होगा तो आपको सीधा सीधा कह देंगे कि मुझे नहीं आता है, ठीक है। बाकी लोगों की तरह नहीं है कि हम गलत बता के निकल जाएंगे, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए जब आप हमारी वीडियो देखें तो बिल्कुल आप पूरे भरोसे के साथ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, निम्नलिखित में किस जनजाति का अर्थ कच्चा मांस खाने वाला होता है? बुशमैन, किर्गिज, एस्किमो या पिग्मी? तो सही उत्तर है एस्किमो यानी कच्चा मांस खाने वाला। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, किस जनजाति को सान के नाम से जाना जाता है? एस्किमो, बद्दू, बुशमैन या सेमांग? तो सही उत्तर इसमें है बुशमैन। बुशमैन जो है इनको सान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं, भोटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन भी आपके पास है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। तो देखो भोटिया जो है ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह पाए जाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो अब अगर इसमें से टिक ही लगाना है तो उत्तराखंड हम लोग लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, विवाह की अपहरण प्रथा प्रचलित है किसमें? भीलों में, गोंड में, संथाल में या नागा में? तो सही उत्तर है संथाल में, ठीक है। ये जनजातियों के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा रुचिकर भी होता है। इसमें ये होता है कि किडनैप करके ले जाते हैं, इसके बाद ही शादी होती है, यानी सबको किडनैप करना पड़ता है अनिवार्य रूप से। फिर क्वेश्चन नंबर 59, थारूओं का पसंदीदा खाद्यान्न कौन सा है? मक्का, ज्वार, चावल या गेहूँ? तो सही उत्तर है सी यानी चावल। देखते क्वेश्चन नंबर 60, लैबोन नामक धार्मिक नेता का संबंध किससे है? पिग्मी, बुशमैन, मसाई या किर्गिज? ये किस में पाए जाते हैं? तो सही उत्तर है सी, मसाई लोगों का जो धार्मिक नेता होता है उसको क्या कहते हैं? लैबोन। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सी जाति स्टेपी घास के मैदानों से संबंधित है? गद्दी, बद्दू, मसाई या किर्गिज? तो सही उत्तर है गद्दी। गद्दी लोग जो हैं वो स्टेपी घास के मैदानों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्राचीन मानव अपने जीवन यापन के लिए किस व्यवसाय को करता था? तो सही उत्तर आपका प्राथमिक व्यवसाय ही होगा, जिसमें आपका क्या आता है? इसमें आपका हंटिंग आता है, यानी जो है शिकार करना, ठीक है, और जो है एकत्रीकरण करना, ये सब आएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, चलवासी पशुचारण आर्थिक क्रिया है शुष्क क्षेत्रों की, उष्ण आर्द्र क्षेत्रों की, शीत आर्द्र क्षेत्रों की या नमवृष्ट क्षेत्रों की? चलवासी पशुचारण यानी नोमैडिक हर्डिंग कहाँ पे है? ठीक है, तो ये शुष्क क्षेत्रों की है, यानी जो एरिड रीजन है वहाँ पे लोग अपने जानवरों को चराते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, सांस्कृतिक भूदृश्य का घटक नहीं है? अधिवास, यातायात के साधन, जलवायु या इंटरनेट?
तो सही उत्तर क्या है? सी यानी जलवायु। क्वेश्चन नंबर 65, मेधावी मानव किसे कहा जाता है? ठीक है, इंटेलिजेंट ह्यूमन तो होमो सैपियंस को कहा जाता है, खूब पढ़ा होगा आपने। तो 66 है कि किसी अधिवास की निर्माण सामग्रियों में क्या सम्मिलित नहीं? सीमेंट, सेवाई घास, लोहे की वस्तुएं या रुई। तो निर्माण सामग्री जो इसमें रुई नहीं है, बाकी सेवाई घास जो है छप्पर वगैरह बनाने के काम आती है, इसलिए सीमेंट और लोहे की वस्तुएं तो आप जान ही रहे हो। फिर रोडेशियन मानव किसमें सम्मिलित है? मेन जो क्लासिफिकेशन उसमें ये है ऑस्ट्रोलोपिथेकस, होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, और इनमें से कोई ये मतलब ये जो तीन है ये हैं। इनमें किनमें किनके और क्लासिफिकेशन में फर्दर क्लासिफिकेशन में रोडेशियन आ जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो होमो इरेक्टस है। ठीक है, होमो इरेक्टस में ये आते हैं, रोडेशियन आते हैं। होमो इरेक्टस में और क्या क्या आता है? इसमें आपको आएगा पिथेकैंथ्रोपस, सिनेंथ्रोपस और हाइडेलबर्ग और निएंडरथल, ये सब आएंगे। पढ़ोगे हम ट्रिक के साथ में बताएंगे, तो आपको ये जो उल्टे सीधे नाम लग रहे हैं कि ये भी क्या पढ़ना पड़ेगा, ये कौन याद करेगा, तो ये सब आपको नहीं सोचना पड़ेगा, सब याद हो जाएगा चुटकी बजाते हुए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 68 है, निम्नलिखित में से जापान की संस्कृति पर किस देश की संस्कृति का प्रभाव अधिक है? अमेरिका का, फ्रांस का, चीन का या भारत का? तो जापान में जो चीन संस्कृति है उसका प्रभाव ज़्यादा है। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 69, दिप्पा तथा पंडा कृषि निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा की जाती है? भील, भोटिया, गोंड या गद्दी? तो सही उत्तर इसमें है गोंड। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? थारू, उत्तराखंड, भोटिया, बिहार, मुंडा, बिहार, कोल, राजस्थान, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही उत्तर जो है मतलब जो सुमेलित नहीं है वो बी है। भोटिया जो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाए जाते हैं, बिहार में नहीं पाए जाते हैं। 71, कौन सी पशुचारी खानाबदोश नहीं है? यानी कौन जो है वो नोमैडिक हर्ट्समैन नहीं है? पिग्मीज, कजाक, मसाई या लैप्स? तो सही उत्तर इसमें है मसाई। मसाई पशुचारी खानाबदोश नहीं है। 72, बुशमैन नामक जनजाति का वास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? नामीबिया, सहारा, बोत्सवाना या गोबी? तो सही उत्तर इसमें है सहारा। वैसे बेसिकली ये कालाहारी जो है मरुस्थल वहाँ पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, कौन एक अर्धनगरीय केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो जहाँ पे नगरीय विशेषता केवल पाई जाती हैं, केवल ग्रामीण पाई जाती हैं, ग्रामीण और नगरीय दोनों पाई जाती हैं, कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, अर्धनगरीय किसको कहेंगे? जहाँ पे दोनों पाई जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, 2011 के आधार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आप लोग खुद ही बताइए ये। 75 देखते हैं, भारत में अधिवासियों का सघन वितरण कहाँ पाया जाता है? पर्वतीय प्रदेश में, गंगा मैदान में, पठारी में, समुद्र तटवर्ती प्रदेश में? तो सही उत्तर है समुद्र तटवर्ती प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे खूब घने लोग पाए जाते हैं। ठीक है, अगर ये ना होता तो आपका गंगा का मैदान सही होता। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में से किस एक राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या दिल्ली? तो देखो सबसे ज़्यादा बिहार में पाया जाता है, ये राज्य है, लेकिन अगर केंद्र शासित की बात करेंगे तो दिल्ली सही होगा। ठीक है, दिल्ली में बिहार से ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे, आदिमकालीन अर्थव्यवस्था के विकास का सही क्रम चयनित कीजिए। आप ऑप्शन पढ़ ही रहे हो, लौह प्रस्तर युग, ताम्र और कांस्य, इस तरीके से है। तो देखो सीधे हम आपको बताए दे रहे हैं, ऑप्शन आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले पत्थर के हथियार लोगों ने बनाए, पत्थरों पर लोग पहुँचे, फिर इसके बाद में ये वाला होगा, पत्थर पे पहुँचे, इसके बाद में फिर तांबे पर पहुँचे, फिर कांसे पर पहुँचे और फिर लौह युग पे पहुँचे। ठीक है, आपने खूब पढ़ा होगा आदिम मानवों के बारे में। फिर 78 पे आ जाओ, विनिर्माण कार्य की इकाई यानी मैन्युफैक्चरिंग क्या है? तो मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी में आती है, यानी द्वितीयक। ये इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन है। फिर 79 में आते हैं, अनुक्रम अधिष्ठान का सही क्रम क्या है? ठीक है, यानी राइट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑक्यूपेंस। तो मतलब किस तरीके से लोग आगे बढ़े, क्या क्या वो करते रहे। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास कौन कौन से हैं? ऑप्शन आप पढ़ सकते हो, हम आपको सही उत्तर बता दे रहे हैं। तो इसमें पशुचारण, फलोत्पादन, फसलोत्पादन, खाद्य संग्रहण और विनिर्माण, यानी इस तरीके से मानव अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाता चला गया। सही क्रम यही है, डी वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, नगरीय केंद्रों की वृद्धि हुई किस अवस्था में? तो आप देखोगे खुद ही पता चलेगा, निर्माण अवस्था जब आएगी तब नगरीय केंद्रों की वृद्धि होगी। भाई पशुचारण में होनी नहीं है, कृषि में होनी नहीं है, खनन में होनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, विश्व का सबसे चतुर शिकारी कौन है? पिग्मी, बुशमैन, एस्किमो या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे चतुर शिकारी जो हैं वो पिग्मीज हैं, सॉरी एस्किमोज हैं। कौन है? एस्किमोज हैं। 82 देखते हैं, मुख्य रूप से लकड़ी काटने का उद्यम कहाँ विकसित हुआ है? तो जहाँ लकड़ियाँ हों, औद्योगिक केंद्र की समीपता हो, सस्ता परिवहन हो या समस्त सुविधाएं उपलब्ध हो। तो भाई सीधी सी बात है, जहाँ समस्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है, बहुत पढ़ा होगा आपने, पर्वतीय ढालों पे। 84 हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से एक फसल में प्रतिबिंबित होता है। हरित क्रांति किसमें, तो जो मोटे अनाज हैं उसमें हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा गया। आते हैं 85 पे, भूमध्य सागरीय कृषि में प्रधानता है किसकी, फलों की है। ठीक है, बहुत सारे फल उगाए जाते हैं भूसागरीय क्षेत्रों में, वहीं की शराब बहुत ज़्यादा फेमस है। यूरोपीय देश जैसे फ्रांस, इटली, ये सब भूमध्य सागरीय में आते हैं। भारत में हरित क्रांति का प्रतिपादक कौन है, तो भारत में है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अगर विश्व की बात करोगे तो नॉर्मन बोरलॉग है। 87 पार्थिव एकता के सिद्धांत का मूल दर्शन क्या है, भौगोलिक एकता है। फिर आते हैं 88 सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माता कौन है, आदि मानव, सभ्य मानव, तकनीकी मानव, इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर होगा तकनीकी मानव। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, विश्व की लगभग आधी जनसंख्या का संकेंद्रण कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो भाई दक्षिण एवं पूर्वी एशिया है, ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या इधर ही पाई जाती है, भारत और चीन जैसे देश क्योंकि इधर ही है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, एशिया की जनसंख्या जमघट का मुख्य कारण क्या है, औद्योगिक विकास, शैक्षिक विकास, अनुकूलित कृषि परिस्थितियाँ या परिवहन विकास। तो जनसंख्या जमघट का मुख्य कारण यहाँ पे क्या है, तो अनुकूलित कृषि परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे कृषि प्रधान क्षेत्र है ये। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, भाई बताओ, इतना कठिन क्वेश्चन है, हम नहीं जानते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ तो हम भी जान जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 विश्व के जनविहीन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, अतिशीत प्रधान, गर्म मरुस्थल, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र या उपयुक्त सभी में। तो भाई सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी में, ये सारे क्षेत्र हैं जो जनविहीन हैं, यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, परिस्थितियाँ नहीं है रहने की। जनाधिक्य किसे कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, जनाधिक्य किसे कहते हैं, जनाधिक्य उसे कहते हैं कि संसाधनों की तुलना में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाए तब जनाधिक्य बोलते हैं, यानी संसाधन कम पड़ने लगे। 94 एक अधिवास की उत्पत्ति के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या इनमें से सभी। तो सीधी सी बात है सभी। क्वेश्चन 95 है, कौन एक ग्रामीण अधिवास से संबंधित नहीं है, सर्वाधिक कच्चे घर, बृहद उद्योग, कृषि क्रियाएं, पशुपालन। तो ग्रामीण अधिवास में उद्योगों का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन 96 देखते हैं, इनमें से कौन एक ग्रामीण अधिवास का प्रकार नहीं है, नगरीय, गाँव, खेत घर, नगला या पूर्वा या ग्राम। तो खेत घर जैसा कोई नाम नहीं आता है ग्रामीण अधिवास में। फिर है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल की शाखा नहीं है, प्रजातीय भूगोल, सामरिक भूगोल, भू आकृति विज्ञान या ऐतिहासिक भूगोल। तो मानव भूगोल की शाखा इसमें से कौन सी नहीं है, तो भू आकृति विज्ञान जो है भौतिक भूगोल की शाखा है। 98 में आते हैं, एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखा है, तो ये रेडजल लिखा, फ्रेडरिक रेडजल। मानव भूगोल के जनक इन्हीं को कहते हैं, निश्चयवाद का जनक भी इन्हीं को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, चावल प्रधान जीविकोपार्जन गहन कृषि कहाँ की जाती है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, ध्रुवीय प्रदेशों में या मानसूनी प्रदेशों में। तो चावल प्रधान जो जीविकोपार्जन गहन खेती की जाती है वो आपके मानसूनी प्रदेशों में की जाती है। और फिर आ गया लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, जीवमंडल के सबसे विकसित मानव को क्या कहा जाता है। तो अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, इंटेलिजेंट ह्यूमन किसे कहा जाता है, बुद्धिमान मानव किसको कहा जाता है, होमो सैपियंस की। और ये इस तरीके से ये 100 क्वेश्चन पढ़ के हम लोग बुद्धिमान हो चुके हैं। 2018 का ये पेपर था, अभी 2019 का पेपर है जो हम आपके पास जल्दी लेकर के आएंगे। 2020 में जो है कोरोना की वजह से मानव भूगोल का पेपर हुआ नहीं है, तो बस एक पेपर और इसके बाद में फिर हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन उसके पहले एक शर्त जरूर रहेगी कि हमारे पास ठीक ठाक सब्सक्राइबर और व्यूअर्स अगर आएंगे तो हम ऐसा करेंगे। इसलिए जो वीडियो देख रहे हो ये उनका उत्तरदायित्व तो बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।